हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज ही इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के CRET यानी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वो आ चुकी है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन ही है, आपको जल्द से जल्द आपके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसी के साथ साथ आपके लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 14 मार्च ऑफ 2023। ठीक है, 14 मार्च 2023 आपकी लास्ट डेट है। आपके पास पूरा 1 मंथ है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सारे क्राइटेरिया देख लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगने वाले हैं, क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग करते हो, तो सारी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आपको देख लेना है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका जो पेपर 1 है उसका पार्ट होता है, जिसमें आपको 25 MCQs पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। ठीक है, तो जिसके लिए हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQs हम डेली देख रहे हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके पासिंग क्राइटेरिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी मटेरियल। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और MCQ PDF प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थियोरी, MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीजें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है, विद द मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारी गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द MCQs। पहला प्रश्न, शोध की गहराई का अंदाजा किस चीज से लगाया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ रिसर्च कैन बी डन बाय। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा हम किस चीज से लगा सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को एक एक कर हर विकल्प के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको विकल्प ए गिवन है, शोध कार्य का शीर्षक। तो विकल्प ए में आपको बताया गया है कि किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा उस शोध के कार्य के शीर्षक से लगाया जा सकता है। शीर्षक का मतलब होता है आपका टाइटल। सो आप किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा उसके शीर्षक से नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए आपकी जो शोध है उसका शीर्षक है आपका कोविड-19 डिसीज, कोविड-19 वायरस। तो आप सिर्फ आपके जो शीर्षक है उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपकी शोध की कितनी गहराई है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखते हैं, विकल्प सी देखेंगे हम, अनुसंधान का कुल खर्च। मतलब आपके शोध में कुल कितना खर्च हुआ है, कुल कितना पैसा खर्च हुआ है, उससे आप अगर किसी शोध की गहराई का अंदाजा लगा सकते हो क्या?
जैसे कुछ कुछ शोध में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ कुछ शोध में कम पैसा खर्च हो जाता है। उससे आप ये नहीं कर सकते हो, और उससे आप ये नहीं कह सकते हो कि वो रिसर्च बहुत अच्छी है, उसके आप उसकी गहराई का अंदाजा भी उसके खर्च से नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी आपको गिवन है शोध की अवधि। अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन। अब कुछ कुछ जो शोध होती है उसमें कम टाइम स्पेंड होता है, कम आपका समय लगता है, और कुछ कुछ रिसर्च जो होती है, कुछ कुछ शोध जो होती है उसमें आपका जो समय है वो ज्यादा लग जाता है। उससे भी आप किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सो यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन हम ऑप्शन बी देखेंगे, आपका विकल्प बी देखेंगे शोध का उद्देश्य। सो आप किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा आप उस शोध की उद्देश्य है, उस शोध का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो आपको विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। शोध का उद्देश्य, अब जैसे आप कोई शोध कर रहे हो, आप किसी भी टॉपिक पर, आप किसी भी शीर्षक पर आप रिसर्च कर रहे हो, देन उससे जो आपको नतीजा मिल रहा है, उससे जो आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उससे आपका जो रिजल्ट आएगा क्या वो आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो आपकी सोसाइटी के लिए क्या उसके रिजल्ट बेनिफिशियल है, क्या लोगों के लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा, उसके थ्रू आप बता सकते हो कि आपकी जो शोध की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। आप बता सकते हो कि वो रिसर्च कितनी अच्छी है, उस रिसर्च की डेप्थ क्या है। सो यस, आप किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा उसके शोध के उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव से लगा सकते हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, और विकल्प बी शोध का उद्देश्य। अगला प्रश्न, संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि संभाव्यता नमूनाकरण जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, उसे हम और किस नाम से जानते हैं, और उसे अन्यथा क्या कहा जाता है, हमें ये पता लगाना है। सो अगेन हम एक एक कर हर विकल्प को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि नमूनाकरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं। एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो रिसर्चर है जो वो किस तरीके से अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, अपने आबादी में से सदस्य को किस तरीके से चुन लेता है कि रैंडमली मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में संभाव्यता नमूनाकरण में जो रिसर्चर है वो अपने अंदाज को, अपने जो अंदाज होती है, अपनी जो सुविधा होती है उसको आगे रखकर जो आपकी आबादी में से सदस्य को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं, इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी जो पॉपुलेशन होती है, अपनी जो आबादी होती है उसमें से जो कुछ सदस्यों को चुनते हैं, वो अपने अंदाजे के हिसाब से अपनी सुविधा के मुताबिक पॉपुलेशन में से मतलब आबादी में से सदस्य को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब गैर संभाव्यता नमूनाकरण में अपने आबादी में से कुछ सदस्य को चुन लेते हैं जो कि उनका नमूनाकरण बन जाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं उसको हम अन्यथा और क्या नाम से जानते हैं और क्या नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा आपका जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, मतलब यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये करेक्ट हो जाएगा, और विकल्प बी जो है आपका वो हो जाता है आपका गैर यादृच्छिक नमूनाकरण जिसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं, जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण भी कहते हैं। सो याद रखिएगा आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, गैर संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग गैर संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा गैर यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी संभाव्यता नमूनाकरण को हम यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं।
सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो टेप्स इन। इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है आपके जो दो रिसर्च मेनली जो होती है, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। सो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, जैसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब नगण्य परिकल्पना आपकी सत्य है, नगण्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, ट्रू होने पर भी, सत्य होने पर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपने इसको अस्वीकार कर लिया, देन उस केस में ये आपकी कौन सी त्रुटि होगी, ये आपके कौन से टाइप का एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब परिकल्पना क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो आपके शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर आधारित होता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर बेस्ड होता है, और इसी को शोधकर्ता अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करने में रिसर्चर से गलती होती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और त्रुटि। अब रिसर्च में दो टाइप की त्रुटि होती है, एक होती है आपकी टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि। सो ये आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर में आपको देखना है। जैसे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, अगर ये ट्रू है मतलब ये सत्य है, सत्य होने पर भी आपने इसको अस्वीकार कर लिया, आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो ये हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है मतलब जो नगण्य परिकल्पना है,
ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है। गलत होने पर भी आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने इसको स्वीकार कर लिया, देन ये हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर और टाइप 2 त्रुटि। और इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि आपकी जो आपकी नगण्य परिकल्पना है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, वो ट्रू है, मतलब वो सत्य है। सत्य होने पर भी आपने उसको अस्वीकार कर लिया, तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी टाइप 1 त्रुटि। ओके, आपने क्या कर लिया, आपके जो नल हाइपोथेसिस थे, आपकी नगण्य परिकल्पना है, वो सत्य है, और फिर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, आपने इसको अस्वीकार कर लिया, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, फिर भी आपने उसको, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होगी, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि है टाइप 1 त्रुटि। अब आपको सैम्पलिंग एरर, तिदृश त्रुटि और स्टैंडर्ड एरर, मतलब नामक त्रुटि। सो ये जो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये जो टर्म्स है आपकी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तब हम ये सारे टर्म्स देखेंगे। तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रश्न में बस इतना ही याद रखना है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि क्या होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव, जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा, ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए, जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको, ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं कि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल, संख्यात्मक, नंबर्स, मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड।
तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि, किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।